तो तब है ना पहली बार मैंने 2006 में जब MBA स्टार्ट करी थी तो CFA सुना कि CFA कुछ होता है कि अगर आप कोर फाइनेंस में जाना चाहते हैं, कोर फाइनेंस में, तो आप CFA कर लो, MBA करने की जरूरत ही नहीं है। देखो वॉरेन बुफे को जो फर्स्ट टाइम पढ़ता है ना वो उनको गधा बोलता है और उसके 3 साल बाद आके उनके चरण छूता है। बहुत लोगों की जर्नी आपको दिखेगी जिसमें वो कहेंगे कि हमने 1 लाख से 10 करोड़ बनाया। आप उस आदमी का P&L देख सकते हो, उसकी मानसिकता थोड़ी देख सकते हो। ब्रूस ली कहते थे मैं उस आदमी से नहीं डरता जो 10,000 तरह की किक्स जानता है, मैं उस आदमी से डरता हूँ जिसने एक किक 10,000 बार प्रैक्टिस की। कॉर्पोरेट में जॉब करना चाहते हो, CFA भी बनना चाहते हो, और इवन आजकल तो लोगों को ट्रेडिंग का भी शौक चढ़ गया है। तो आज के पॉडकास्ट में हम तीनों चीजें कवर करने वाले हैं, एक कॉर्पोरेट जर्नी, एक ट्रेडर की जर्नी, और सबसे बड़ी बात अर्ली रिटायरमेंट की जर्नी। आज जो हमारे साथ हैं उन्होंने रिटायरमेंट ली थी एट द एज ऑफ 39। जो लोग अक्सर लेते हैं 65 पे, इन्होंने 39 पे वो लेके अपनी लाइफ सेट कर ली थी। तो आइए जानते हैं हाउ टू बिकम अ CFA इन दिस पॉडकास्ट विद संजय जी। हेलो संजय जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू पीयूष, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। आज के पॉडकास्ट में आपसे बहुत सारे ज्ञान चाहिए हमें, है ना। सबसे पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें सीखना है कि एक तो CFA की जर्नी कैसे आपकी रही, उसके बाद ट्रेडर वाली जर्नी सर, जो आजकल सबको ट्रेडर बनने का शौक चढ़ा है। एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ ट्रेडर, है ना जी। तो सर पहला क्वेश्चन यही है कि हाउ डिड यू थॉट ऑफ बिकमिंग डूइंग CFA आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग और फिर MBA, उसके बाद CFA कैसे हुआ? हाउ डिड दिस हैपन? सो मैं जब थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल पीयूष फॉर कॉलिंग मी। और आज का पॉडकास्ट मेरे को लग रहा है जैसे हमारी BTS हो रही थी तो मुझे लगा जो मेरे बाकी पॉडकास्ट उससे थोड़ा अलग होगा, बिकॉज ज़्यादातर मेरे लोगों ने एक ही सेक्शन ऑफ लाइफ कवर किया है, विच हैज बीन यू नो हाउ आई हैव इन्वेस्टेड एंड ऑल दैट, बट कॉर्पोरेट जर्नी और एजुकेशन बहुत कम लोगों ने कवर किया है। तो CFA की जो जर्नी थी वो ऐसे चालू हुई कि मैं जब MBA फाइनेंस कर रहा था, तो जब आप पढ़ाकू किस्म के होते ना, मैं थोड़ा पढ़ाकू किस्म का था। ओके। तो आप सोचते रहते हो यार मैं और क्या करूँ। तो तब है ना पहली बार मैंने 2006 में जब MBA स्टार्ट करी थी तो CFA सुना कि CFA कुछ होता है। अच्छा। तो मैंने थोड़ा उसके बारे में रिसर्च किया तो मुझे समझ आया इट इज गोल्ड स्टैंडर्ड इन फाइनेंस। इस दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छा फाइनेंस का कोर्स है तो वो CFA है। ओके। तो तब है ना CFA मतलब समझो शेर जितने थे, जितने टाइगर थे उतने CFA थे। अच्छा। छोटा सा नंबर था। एंड बाद में कुछ लोगों ने बताया कि यार हमने लेवल 1 4 बार दिया, पास नहीं कर पाए, वेरी डिफिकल्ट एग्जाम। अच्छा। यार चलो देखते हैं क्या करना है। तो 2007 में मैंने सोचा कि मैं अपीयर करता हूँ लेवल 1। सो CFA मेरे टाइम पे, आई डोंट नो टुडे, आई थिंक सेम ही है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 3 लेवल्स होते हैं। अच्छा। और उसके बाद आपको चार्टर मिलता है 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद। तो ये जनरली एक रूल होता है इसका। ओके, ठीक है, पाथ है इसका। तो मैंने CFA L1 के लिए अप्लाई किया 2007 में। CFA ना उस टाइम इंडिया में ICFAI के साथ मिलके एग्जाम करता था। अच्छा। इनका कुछ झगड़ा हो गया। अच्छा। तो 2007 में ही हुआ और 7 में इन्होंने एक लंबा चौड़ा वो छाप दिया न्यूज़पेपर में कि हम जो है अब इस बार हो सकता है इंडिया में एग्जाम ना करें। तो आपके पास 3 विकल्प है, या तो आप अपने पैसे वापस ले लो जो लिए थे। तो अच्छा खासा पैसा था उस टाइम, $600-700 टाइप्स फीस थी। तो लेवल 1 की सिर्फ फीस? हाँ, लेवल 1 की फीस थी। और उसके बाद या तो आप अपने पैसे वापस ले लो या आप अपना आजू बाजू का कोई देश में सेंटर ले लो, जैसे काठमांडू ले लो, सिंगापुर ले लो। अच्छा। उसमें वो देखो CFA इज अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हम आपको ये तकलीफ दे रहे हैं तो हम आपको $300 वो देंगे, वेव कर देंगे। हाँ, वेव कर देंगे कि भाई आपका आना जाना ये सब खर्चा होगा, तो वही अज्यूम कि $300 आपको लगेगा। तो मैंने बोला यार कौन जाएगा, क्या करेगा, तो अपन पैसे वापस ले लेते हैं। तो हमने पैसे वापस ले लिए। ठीक है जी। अब 2008 में MBA पूरी हुई। 2008 में जैसे ही MBA पूरी हुई तो जिस कॉलेज में मैं MBA पढ़ता था वेलिंगटन, उन्होंने मेरे को बोला कि आप हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स को पढ़ाना चालू कर दो, बिकॉज आई ऑलवेज वॉज अ टीचर बाय हार्ट। तो मैं जो फैकल्टीज थे सब जानते थे इसको शौक है पढ़ाने का। और मैं GDPI में बहुत अच्छा था, तो उन्होंने बोला कि आप पढ़ा लो, हमें पता है पढ़ा लोगे। अच्छा। तो मैंने चालू किया DFM पढ़ाना, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके। तो डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। तो 2 लेक्चर के बाद है ना कुछ 5-6 बच्चे मेरे पास आए। बोले सर हमें आपसे CFA सीखनी है क्योंकि हमें CFA अपीयर करना है। बोला मैं तो खुद ही नहीं करी CFA। बोलते नहीं सर हमें कॉन्फिडेंस है कि आप हमें पढ़ा सकते हो। ओके। तो मैंने बोला ठीक है। तो 2009 में मैंने उनको जो है CFA पढ़ाना चालू किया। अभी आपने क्लियर नहीं किया लेकिन पढ़ाना शुरू कर दिया। क्लियर कैसे करना है? 2000 देखो थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ था क्योंकि 2007 में देना था एग्जाम देना था, बट वो तो चलो कैंसिल हो गया और 20-25 दिन पहले ही पता चला था। तो 2009 जनवरी से लेकर जून तक मैंने उन बच्चों को पढ़ाया। ओके। उन 6 में से 4 बच्चों ने
CFA क्लियर, लेवल 1 क्लियर कर लिया, क्रैक कर लिया। मतलब ये गजब है यार कि बच्चे तो क्लियर करके टीचर ही CFA लेवल में नहीं है। तो मतलब चल अभी अच्छा क्या होता है जब आप पढ़ाते हो ना, आप ज्यादा पढ़ते हो, हाँ, ये रूल है एज अ टीचर। तो मैंने क्या किया, मैंने दिसंबर का अप्लाई कर दिया, ठीक है। लेवल 1 2 बार होता था, तो CFA लेवल 1 मैंने 2009 दिसंबर में अपीयर किया और क्लियर किया, फर्स्ट तो ये लेवल 1 हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है, अब लेवल 2 करेंगे। लेवल 2 सबने डरा दिया कि भाई साहब लेवल 2 तो इस दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम है, CFA के तीनों लेवल का सबसे टफेस्ट कोई एग्जाम है। अच्छा। तो वो लेवल 2 है, एंड ये फैक्ट भी है। ओके। तो मैंने ना अब लेवल 2 सिर्फ जून में होता था। अच्छा। तो मैंने बोला यार देखो, या तो मैं जून 2010 में दूं, हाँ, या जून 2011 में दूं। तो मैंने किसी से बात करी, बोलता देख तेरा मोमेंटम बना हुआ है पढ़ाई का मोमेंटम टूटा ना तो तू वापस रिकवर नहीं कर पाएगा, लाइफ विल टेक यू समवेयर। राइट। तो तू एक काम कर, जून में ही दे दे, क्या होगा, फेल ही होगा ना, एक $400-500 जाएंगे, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। तो मैंने जून 2010 के लिए लेवल 2 अपीयर के लिए कर दिया, एंड आई क्लियर्ड, आई जस्ट क्लियर्ड इट। तो दोनों लेवल आपने फर्स्ट टाइम में, मैंने तीनों लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर। ओह वाओ। तीनों लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। फिर 2011 जून में लेवल 3 के लिए मैंने अप्लाई किया, फिर मेरे फैमिली में कुछ इशू हो गया था, तो मैंने CFA को लिखा कि मैं नहीं अपीयर कर पाऊंगा इस बार। अच्छा। तो दे गिव माई मनी बैक। देन 2012 में जून में मैंने अपीयर किया, एंड आई क्लियर लेवल 3। तो इस तरीके से मैंने तीनों लेवल क्लियर किया, और बाय जून 2012 मेरे 4 साल का वर्क एक्स भी हो गया था, क्योंकि मैंने 2008 से जॉब चालू कर दिया था। तो 4 साल का वर्क एक्स हो गया, उसके लिए जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स थे वो दिए। सितंबर 2012 में मुझे मेरी चार्टर अवार्ड हो गई थी। आज मुझे 12 साल हो गए मैं चार्टर। तो अच्छा सर, ये जब आपने जो जॉब जो करी, जैसे आप बीच में तो पढ़ा रहे थे, हाँ, तो जो 4 साल का एक्सपीरियंस था वो टीचिंग वाला ही था, या नहीं जॉब वो तो प्रॉपर कॉर्पोरेट जॉब। उसी गॉट इनटू कॉर्पोरेट जॉब। मेरी MBA के बाद मैं कॉर्पोरेट जॉब में गया, ओके, तो वो 4 साल का एक्सपीरियंस काउंट हो गया। वाओ। तो वो उस वजह से मेरे को एक चार्टर मिल गई। क्या होता है, मैं आपको एक रेशियो बताता हूँ। हाँ। 100 लोग अगर CFA लेवल 1 देते हैं, हाँ, तो उसमें से 30 के आसपास लेवल 1 क्लियर करते हैं। ये 30 लोग लेवल 2 देते हैं, तो इसमें से 8-9 लोग लेवल 2 क्लियर करते हैं। लेवल 2 ये 9 लोग जब लेवल 3 देते हैं, तो उसमें से 4-5 लोग लेवल 3 क्लियर करते हैं। और ये 4 लोग जब अपीयर होते हैं, उसमें से 1 या 2 मैक्सिमम CFA बनते हैं। वाह। इसलिए वर्ल्ड वाइड CFA मुश्किल से 2 लाख लोग हैं जो CFA हैं, जो CFA हाँ, पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड इंडिया में मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं तो 25-30 हजार होंगे, ज्यादा नहीं होंगे जो पूरे CFA, मतलब जो लिख सकते हैं अपने नाम के आगे CFA। व्हाट इज अ स्किल बेसिक रिक्वायर्ड? जैसे मान लो आज somebody is aspiring to be a CFA, है ना, आज के टाइम पे, तो what is the niche skill they should have, या what kind of interest they should have, है ना, जिससे वो CFA क्लियर कर पाएंगे? मतलब किस तरह का एक जैसे होता है ना कि मेरे को बस पढ़ने का इंटरेस्ट, आदमी पढ़ता रहता है, फितरत होती है ना एक इंसान की, तो वो किस तरह की होनी चाहिए जो आए इसमें? मेरी तरह। ये आपको थोड़ा डिटेल बताना पड़ेगा। मैं आपको डबल क्लिक करता हूँ। जोक्स अपार्ट, हाँ, तो आपने पहला आंसर दिया, यू शुड बी इन ट्रूली मैडली डीपली इन लव विद नंबर्स। ओके, बिकॉज इट इज अ वेरी नंबर हैवी एग्जाम, बहुत नंबर हैवी एग्जाम। अच्छा। सेकंड, एक चीज याद रखिए कि इट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम ऑन प्लैनेट अर्थ। ओके, ठीक है, ये थियोरी पे नहीं चलता है। अगर आप रट्टा चट्टा मारते हो, हाँ, ठीक है, वो क्या रोट लर्निंग जिसे हम कहते हैं वो करते हो, वो वाले बच्चे हो, तो आप नहीं पास कर पाओगे इस एग्जाम को, क्योंकि ये कंप्लीटली एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है। तीसरा, ये हाई एंड्योरेंस का एग्जाम है। 6 घंटे का एग्जाम होता है एक ही दिन पे, पहला 3 घंटा, हाँ, फिर 2 घंटे का ब्रेक, फिर 3 घंटा। ओह गॉड। तो ना लास्ट 1 घंटे में किसी का मर्डर करने का मन करता है, इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। सो इट्स एन एग्जाम ऑफ एंड्योरेंस, ठीक है, क्योंकि 10 सब्जेक्ट 6 घंटे के अंदर आपको याद करके मार्क करने हैं, एंड इट्स एन MCQ। और आपको एक मजेदार डेटा पॉइंट देता हूं, मेरा जब फर्स्ट टाइम मैं CFA लेवल 1 अपीयर करने वाला था, तब MCQ में 4 ऑप्शन आते थे। अच्छा। उसके बाद जब मैं सेकंड टाइम अपीयर करने गया, मतलब जब मैं 2007 में तो अपीयर नहीं कर पाया बिकॉज CFA का झगड़ा हो गया था, तो जब 2009 में अपीयर किया ना, तब MCQ में 3 ऑप्शन हो गए। तो लॉजिकली तो ज्यादा लोग पास होने चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हैज इंक्रीज, राइट। तो जब 4 ऑप्शन थे तो 40% लोग पास होते थे, जब 3 ऑप्शन थे तो 32% लोग पास होते थे। इसमें भी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। इट्स वेरी एप्लीकेशन ओरिएंटेड। आप है ना सिर्फ वो रट्टा चट्टा मार के कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता दो कि मुगल पहले आए थे फिर कौन बाद में आया था, ये सब करके आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। इसमें आपको मार्क्स मिलते हैं कि आपने जो सीखा वो रियल लाइफ में आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे। बिकॉज CFA जाके ना लोगों का पैसा मैनेज करता है, तो वो ना चट्टा रट्टे वाले लोगों से पैसे नहीं मैनेज करवा सकते। राइट। तो ये एक पूरी जर्नी है। अगर आप हाई ऑन एनालिटिकल स्किल्स हो, या फिर आप एस्पायर करते हो कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स A लेवल की हो, तो दिस इज द एग्जाम यू शुड फोकस ऑन। इफ यू वांट टू बिकम अ फंड मैनेजर, इफ यू वांट टू बिकम अ रिसर्च एनालिस्ट, फाइनेंस के फील्ड में, मैं बता रहा हूं मेरा MBA पूरे ने मुझे इतना नहीं सिखाया जितना सिर्फ लेवल 1 ने सिखाया। पूरा MBA वर्सेस लेवल 1, लेवल 2 लेवल 3 तो गॉड है, ठीक है। लेवल 1 ने जितना मुझे सिखाया, अगर एक आदमी लेवल 1 कर लेना, वो MBA फाइनेंस से आगे होता है, इंडिया के MBA फाइनेंस, ओके, क्योंकि लेवल 1 में 10 सब्जेक्ट है।
हर चीज का आपको वहां लर्निंग है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, इक्विटी है, इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, डेरिवेटिव्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, सब कुछ सीख जाते हो आप। तो इतना एग्जॉस्टिव है वो, पर आपको उसमें एटलीस्ट 600-700 घंटे का मेहनत है, और उसमें लास्ट 20 दिन में, हाँ लास्ट 20 दिन में आपको अपने घर में एग्जाम सिनेरियो डेवलप करना पड़ता है कि आप सुबह 10 बजे बैठोगे और 1 बजे तक एक पेपर दोगे, फिर 2 घंटे का ब्रेक लोगे, नहीं तो आप लास्ट डे अपीयर ही नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ, एंड्योरेंस का एग्जाम है ये, और वो एंड्योरेंस आपको बिल्ड करनी पड़ती है पहले एटलीस्ट 15-20 दिन। 6 घंटे एग्जाम देना बहुत मुश्किल है, बोलना बहुत आसान है। मैं बता रहा हूँ 6 घंटे बैठना उस टेबल पे, 3 घंटे क्लोज टू इम्पॉसिबल है। माइंड मतलब बौखला जाता है। और ये तो मैं तब की बात कर रहा हूँ जब हमारी जनरेशन पे डिस्ट्रैक्शन नहीं था। हाँ. आज की जो जनरेशन है उसका तो बाजा बड़ा है इस मामले में। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज अ वेरी हाई ऑन एंड्योरेंस एग्जाम। तो सीएफए इज, बट यस, जितना ज्यादा बड़ी मेहनत उतना बड़ा रिजल्ट। तो आप अगर सीएफए करते हो तो उसके रिजल्ट्स फिनोमिनल है। आपके लिए ग्लोबल डोर्स ओपन हो जाते हैं, आप एक रिस्पेक्टेबल फाइनेंस प्रोफेशनल कहलाते हो, आप जो है आगे जाके बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स कर सकते हो, सीनियर पोजीशंस पा सकते हो। यहाँ आई विल ब्रेक इन, मान लीजिए सिर्फ लेवल 1 क्लियर है, राइट? देन आल्सो पीपल कैन गेट जॉब्स रिलेटेड टू सीएफ easily. They have a better opportunity than a normal MBA finance. And what are those opportunities? मतलब किस तरह का काम करते हैं? What is my day to day profile या? Very good question. तो इसमें ना बहुत तरह के रोल्स होते हैं। अच्छा। जो सबसे बेसिक रोल अगर L1 आपने किया तो मिलेगा, वो आपको मिलेगा इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट का। ठीक है। तो यानी कि जितनी ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, मोतीलाल ओसवाल, IIFL, जितनी भी ये बड़ी कंपनीज हैं, एंजल वन, ये सब जो हैं इंडियन बड़े ब्रोकर्स जो हैं, और कुछ रिसर्च कंपनीज जो हैं, वो ऐसे लोगों को हायर करती है ताकि वो रिसर्च कर सके, उनके लिए रिसर्च कर सके कि उनके कंपनीज पे रिसर्च कर सके। फॉर एग्जांपल कोई कहता है, एक एग्जांपल दो, रिलायंस पे रिसर्च करो कि रिलायंस आज 3000 का चल रहा है, आगे जाके आपको क्या लग रहा है, कितना जा सकता है, आपकी थीसिस क्या है, क्यों आप ऐसा कह रहे हो, फाइनेंशियल्स बताओ, क्वालिटेटिव बताओ, क्वांटिटेटिव बताओ, ठीक है, बेस्ड ऑन रीसेंट ट्रेंड्स बताओ। तो ये सारी चीजें एक सीएफए स्टार्ट कर देता है करना। ऑब्वियसली पहले दिन वो जाएगा तो ये सब किसी के अंडर कर रहा होगा तो बहुत अच्छे से सीखेगा, पर मुझे लगता है अगर कोई लेवल 1 कर लेना तो उसको 6-7 लाख का पैकेज लग सकता है, बहुत आराम से लग सकता है, बहुत आराम से। यस, 6-7 लाख का पैकेज बहुत, विच आई थिंक इज स्ट्रगल फॉर एन एमबीए टुडे। आज एक एमबीए के लिए 6-7 लाख का पैकेज लेना मुश्किल है, पर अगर एक L1 जाएगा ना उसको 6 लाख का पैकेज मिल जाता है ये रिसर्च फर्म्स में। ओके, तो दैट्स लेवल 1। सो लेवल 1 के बाद आप डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जब आपने सीएफए जब कर रहे थे, है ना, जब लेवल 1 क्रॉस किया, लेवल 2 क्रॉस किया, उस टाइम पे व्हाट काइंड ऑफ माइलस्टोन्स वर यू अचीविंग इन योर कॉर्पोरेट लाइफ विद दिस? वो क्या थे? देखिए, मैं सीएफए ना आपको 2 तरफ हेल्प करता है। एक ज्यादा हेल्प कहाँ करता है और क्या, वो बताता हूँ। ज्यादा हेल्प करता है अगर आप इक्विटी सेक्शन में जाते हो। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, आप इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बन गए, आप आई बैंकर बन गए, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गए, मर्चेंट बैंकर बन गए, आप कैपिटल मार्केट्स में कोई भी पार्टिसिपेंट के साथ काम कर रहे हो, चाहे स्टॉक एक्सचेंज के साथ कर रहे हो, ब्रोकर्स के साथ कर रहे हो, उसके बाद आप वेल्थ मैनेजर बन गए, रिस्क एनालिस्ट बन गए। ये सारी चीजें ना कोर सीएफए का जॉब होता है, क्योंकि सीएफए इज अ कोर फाइनेंस डिग्री। मेरा जो काम था ना, मैंने जो करियर पाथ चुना था, मैंने कॉर्पोरेट चुना था। I was on the other side, not on the banking, I-banking side. ठीक है, तो बैंकिंग, I-banking साइड में सीएफए की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ओके, क्योंकि वहां उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है। कॉर्पोरेट्स में ना सीएफए का डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है, इंप्लाइड एप्लीकेशन है। ठीक है, तो मैं कॉर्पोरेट्स में था, तो मेरी कॉर्पोरेट जर्नी में मैं ये नहीं कहूंगा कि सीएफए ने बहुत बड़ा योगदान दिया। यस, उसने मेरे स्किल को इतना एनहांस किया कि मेरी शार्पनेस अबाउट नंबर्स, अबाउट फाइनेंसेस, अबाउट कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये सब बहुत तेज हो गई थी। दैट आई विल एट्रीब्यूट टू सीएफए। पर मेरे कंपनी में अगर मैं सीएफए बन के जाता वर्सेस सीएफए ना बन के जाता, वो जमीन आसमान का फर्क नहीं पड़ने वाला था। अच्छा, क्योंकि मैं रियल एस्टेट में था, और रियल एस्टेट में भी मैं लैंड एक्विजिशन, फंड रेजिंग, ये सब चीजों में था। तो उसमें एग्जैक्टली डायरेक्टली सीएफए का कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था। इट वॉज अ वैनिटी कि ठीक है एक चीज है, पर मेरे पर्सनल ग्रोथ में आई वुड से कि इट वॉज द बेस्ट डिग्री विच आई हैव डन। डिग्री चार्टर, जो भी आप कहना चाहते हैं, मतलब मैं चाहता हूं कि मैं कहूंगा कि वो उसने जो मेरे में नॉलेज और एंड्योरेंस बिल्ड करी है, शायद वो एमबीए ने भी नहीं करी है। अच्छा, तो एमबीए से फिर मतलब जब हम एमबीए कर रहे होते हैं, राइट, सो यू चूज एमबीए इन फाइनेंस, क्योंकि आपको पता था यू आर गुड विद नंबर्स पहले से ही, है ना। तो उसके बाद सीएफए भी करा। सो एमबीए प्लस सीएफए इज मैंडेटरी करना चाहिए किसी को, या खाली सीएफए भी कर सकते हैं? जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन आई कैन डू सीएफए आल्सो। आई थिंक देखिए, आप है ना करियर को इस तरह से देखिए कि अगर आप कोर फाइनेंस में जाना चाहते हैं, कोर फाइनेंस में, तो आप सीएफए कर लो, एमबीए करने की जरूरत ही नहीं है आपको।
एमबीए की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। Okay, got देखिए मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लगता है इंडिया में ना थोड़ा अब्यूज टर्म है, ठीक है, बहुत हल्का कर दिया एमबीए को। एमबीए का मतलब होता है कि जब आप लीडरशिप रोल्स में जाना चाहते हो, जब आप मैनेजमेंट रोल्स में जाते हो, उस तरफ आप एमबीए करते हो। नहीं तो आप सुपर स्पेशलाइजेशन कर रहे हो ना, आप फाइनेंस करना चाहते हो तो फाइनेंस की कोई स्पेशलाइजेशन करो, विच इज सीएफए, एफआरएम, बहुत सारे और डिग्रीज हैं, ठीक है, सीएमए है और सीएआईए है, काफी ऐसी डिग्रीज हैं जो आप फाइनेंस के, अगर आप सिर्फ फाइनेंस के फील्ड में जाना चाहते हो, क्यों एमबीए करके टाइम वेस्ट कर रहे हो? अपना काम करो ना, साथ में काम करते रहो, साथ में डिग्री, आप जॉब भी कर सकते हो, साथ एग्जाम भी क्लियर कर सकते हो। लेट्स से आपने कोई जॉब ज्वाइन किया 3-3.5 लाख रुपए पे, ठीक है, अब अभी इस टाइम आप बीकॉम से निकले, आपने 3-3.5 लाख रुपए का आपको जॉब मिल गया, 3 लाख का मिल गया। अब आपको 2 ऑप्शन है, या तो आप क्या कहते हैं एमबीए करो, अब एमबीए करो तो 30-35 लाख रुपए लग जाते हैं, ठीक है, 20 लाख रुपए अच्छे इंस्टीट्यूट से, आम इंस्टीट्यूट से भी 10 लाख रुपए लग जाते हैं, ठीक है, प्लस 2 साल आपको खोटी होता है, आप घर पे मतलब उधर बैठे, तो आप अभी मत करो ये काम, अभी आप एक काम करो, साथ साथ सीएफए कर लो। जैसे आप सीएफए कर लोगे, या तो सेम जॉब में आपको एनहांसमेंट मिल जाएगा, आप सीधा 4.5-5 लाख पे पहुंच जाओगे, या आप अगर मार्केट में जाओगे तो जैसे मैंने कहा 5-6 लाख रुपए आपको मिल जाने चाहिए। तो बस ये, और अपनी स्किल्स को डेवलप करो, मतलब यू हैव टू होन योर स्किल्स यार, उसके बिना काम होगा नहीं आपका। तो ये मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। अब आपने तो सीएफए के सारे लेवल 3 साल में क्लियर कर लिए थे, है ना, बट पीपल who go easy on them, ठीक है, और अब जैसे मान लीजिए मैंने CFA अब क्लियर किया, ठीक है, आज के टाइम में किया, तो what kind of salary I can expect as a zero fresh, just CFA क्लियर करा मैंने, मान लीजिए BBA करा, CFA कर लिया, what kind of salary I can expect there? देखिए जैसे मैंने कहा कि CFA टोटल क्लियर कर लिया तीनों, टोटल, ओह गॉड दैट तो बहुत अच्छा मिलेगा आपको। देखिए CFA की एक रिसर्च आई थी, तो उसने कहा था कि अगर आप CFA हैं वर्सेस CFA नहीं है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग अ जॉब, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग अ जॉब इज 3 times मोर। तो सीधा आपका यहीं पे गेम बदल गया कि अगर एक आम व्यक्ति को 1 प्रोबेबिलिटी है तो आपकी 3 प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 3 times आपके, मतलब अगर किसी ने एमबीए फाइनेंस करा हुआ है वर्सेस आपने प्योर सीएफए किया हुआ है, प्योर सीएफए तो आप 3 गुना ज्यादा चांस रखते हो, आप 3 गुना चांस रखते हो। अगर आप एक सीएफए और एक फ्रेशर हो, तो मुझे लगता है आपको मिनिमम 9 से 10 लाख रुपए की तनख्वाह लगेगी। वाह, ठीक है, बढ़िया। अगर आप सीएफए करके 6 साल निकाल गए, काम किया और सीएफए भी कर ली, 6 साल हो गए, तो यू विल बी इन द रेंज ऑफ 28-29 lakhs, एंड इफ यू आर लाइक 8-9 years यू विल बी इन द रेंज ऑफ 40 lakhs। और ये मैंने सीएफए इंस्टीट्यूट कहता है, ये सीएफए इंस्टीट्यूट कहता है, और 55% जो लोग सीएफए करते हैं उनको एमएनसीज हायर करती हैं। दैट मीन्स टुमारो यू कुड गियर अप फॉर अ ग्लोबल रोल ऑल्सो, आप यूएस जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, क्योंकि ये ऐसी एक डिग्री है जो हर जगह वैलिड है। ओ लागत जैसे, क्योंकि अगर मैं कुछ इंडिया स्पेसिफिक करता हूँ, बाहर जाता हूँ तो शायद तो ये तो ग्लोबल डिग्री है ना, ये ग्लोबल डिग्री। और आप मजेदार बात देखो, आज भी मुझे लगता है पूरी सीएफए अगर आप 1 लेवल पे 1 शॉट में क्रॉस कर लो, तो आई थिंक योर कॉस्ट विल नॉट बी मोर देन $2,000-$2,500, व्हिच इज गिव और टेक 2 लाख रुपए। जबकि 2 लाख में आप एमबीए नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। तो आप ये पूरी डिग्री 2 लाख रुपए में अचीव कर सकते हो। तो आई थिंक मैं तो मतलब आई हैव अ वेरी डीप रिस्पेक्ट फॉर सीएफए, राइट। वो आपको बंदा बना देती है, कहते हैं ना, तो बंदा बना देती है, एक डिसिप्लिन सिखा जाता है यार। मतलब जो आप कह रहे हो एग्जाम में 6 घंटे बैठना, इट हैज टू बी डिसिप्लिन्ड। और आपको पता है 2 लेवल तो पूरा एमसीक्यू है, और तीसरा लेवल आधा एमसीक्यू है, आधा सब्जेक्टिव है। और सब्जेक्टिव में मुझे याद है हमारे जब एमबीए करते थे तो कहते थे पेपर भरो आंदोलन, ठीक है, कि वो हमारे कहावत थी कि टीचर वेइंग मशीन पे पेपर को रखेगा, जितने ग्राम का पेपर होगा उतने मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका 70 ग्राम का पेपर है तो 70 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 70% you get। तो वहां ऐसा होता है कि वहां लिखा होता है कि आंसर इन वेरी शॉर्ट। तो उनको बुलशिटिंग नहीं चाहिए, उनको काम से काम चाहिए। तो वो मैं मजाक करता हूँ कि हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि भाई किलो के हिसाब से देंगे, वहाँ इलॉन मस्क बोलता है कि एक्सप्लेन में इन शॉर्टेस्ट टर्म्स पॉसिबल, राइट। तो मतलब वही कॉलेज वर्सेस कॉर्पोरेट में बहुत फर्क हो जाता है, वो है। तो ये आपको इस तरीके का करियर प्रोग्रेशन मिल जाएगा, एंड इट इज आई थिंक द बेस्ट ROI इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस डिग्री। अच्छा, पोस्ट डूइंग CFA पीपल कैन थिंक ऑफ बिकमिंग ऑब्वियसली 20 years down the line CFO as well। देखिए CFO तो वो बिना CFA के भी बन सकते हैं, हाँ। ऐसे कोई ये कंपल्शन नहीं है, ठीक है, ये आपके लिए एक कैटलिस्ट है। देखिए क्या होता है, केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है तो उसमें कैटलिस्ट लगता है, जिसका रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, बस वो रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देता है, राइट। अभी जैसे आनंद जैन है, ठीक है, हु वाज टाउटेड टू बी द 3rd son of धीरूभाई अंबानी। मतलब लोग कहते थे कि इनका तीसरा बेटा, इतना प्यार था। तो वो इंजीनियर थे और वो रिलायंस के लॉन्गेस्ट एवर CFO रहे हैं। ना वो MBA थे, ना वो CFA थे, ना वो किसी फाइनेंस डिग्री करे हुए थे, बट ही वाज द लॉन्गेस्ट एवर CFO ऑफ रिलायंस। तो रिलायंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन का CFO वाज एन इंजीनियर। तो इसका कोई लेना देना नहीं है कि आप CFO बनोगे नहीं बनोगे, वो सब कोई ये नहीं है।
हाँ, इससे आपकी प्रोबेबिलिटी बेटर हो जाएगी प्रोबेबिलिटी और आप फास्टर हो जाओगे, बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। आप देखिए कोई भी आप कॉर्पोरेट में कैसे बिहेव करते हो ना, हाँ। ये आपकी एजुकेशन से बहुत ज्यादा लिंक्ड नहीं होता। कॉर्पोरेट में डायनामिक्स बहुत चलते हैं, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स, वर्टिकल रिलेशनशिप्स, हाउ, बिकॉज एक सीएफओ ना इन हाउस बंदा नहीं होता, एक सीएफओ का रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है, राइट। क्योंकि सीएफओ का जॉब होता है कंपनी को कैपिटल ला के देना टाइमली बेसिस पे। अगर वो टाइमली बेसिस पे कैपिटल नहीं ला के दे पाया तो सीएफओ का कख का है क्या तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो सीएफओ की जर्नी में आप बनते हो, इसलिए वो करियर प्रोग्रेशन होता है, टाइम लगता है, और अगर आप सीख गए तो बन जाओ। तो एजुकेशन से मुझे नहीं लगता सीएफओ का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट हाँ इट विल एक्सेलरेट, इट विल हेल्प यू, राइट। अच्छा, अब आपने इतना सब किया था, है ना, व्हाइल यू वर ऑन योर कॉर्पोरेट जर्नी, तो ये कब रियलाइज करता कि 39 में मैं रिटायरमेंट ले लूंगा? जो लोग अक्सर 65 पे करते हैं, 70 पे करते हैं, ये आपने कैसे सोचा था कि फ्रॉम कॉर्पोरेट एटलीस्ट आई रिटायर एट 39? देखिए 39 ऐसा परफेक्ट नंबर नहीं था, बट एंड इट वाज नॉट अ वेरी वेल प्लान्ड इनिशियली थिंग। बाद में क्या हुआ कि मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू हुई तो मैंने बहुत सारी लर्निंग्स ली इन्वेस्टमेंट जर्नी से। अच्छा। प्लस मैं वॉरेन बफे को बहुत फॉलो करता हूँ, पीटर लिंच को बहुत फॉलो करता था। ओके। तो उनको बहुत सुनता था, उनकी बुक्स पढ़ता था, तो बहुत कुछ उनसे सीखा मैंने। ओके। एंड मुझे समझ आया कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी इन माई लाइफ इज माई टाइम, which is what I'm selling to everyone to get some money which I can take care of my bodily needs and my real life needs. तो मैंने ये सोचा कि यार मैं ये तो जिंदगी भर नहीं कर सकता कि मैं किसी और के लिए अपना समय देता रहूं। ओके। बिकॉज समय तो एट द एंड ऑफ द डे फाइनाइट रिसोर्स है। बिल्कुल। अच्छा, आप मनी इनफाइनाइट भी होता है क्योंकि मनी आप बोरो कर सकते हो, आईपीओ के थ्रू रेज कर सकते हो। समय आप किसी से बोरो भी नहीं कर सकते और समय का आईपीओ भी नहीं आता। तो आप बेसिकली फाइनाइट रिसोर्स को ट्रेड कर रहे हो इनफाइनाइट रिसोर्स के लिए। तो वो मेरे को लगा ट्रांजैक्शन थोड़ा सा गलत है, बट इसको मैं करूं कैसे, कवर कैसे करूं? तो मैं जब राउंड अबाउट 29-30 का था, मैंने करियर अच्छा रखा। अच्छा। मैं एक्टिव इनकम में बहुत फोकस करता था, बहुत पढ़ाई करता था, बहुत अपने आप को नर्चर करता था, और मैंने बहुत तेजी से कॉर्पोरेट में ग्रो किया। ओके। आई बिकेम चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर एट द एज ऑफ 28-29। ओके। या विद इन 6 years माई सैलरी हैड गॉन 6 times फ्रॉम माई जॉइनिंग सैलरी। तो वो सब मैं कर पाया क्योंकि मैं एक्टिव पे फोकस कर रहा था। फिर मैंने अचानक जब 29-30 का हुआ, मैं यार जिंदगी भर नहीं करना, चलो 40 का प्लान बनाते हैं, 40 में इतना पैसा होगा तो रिटायर कर जाएंगे। अच्छा, ठीक है। अब रिटायर करना है अपने को, एसआईपी तब से ही समझते, बिकॉज मैं 2008 से एसआईपी करता हूँ। अच्छा। तो मेरे को एसआईपी का कॉन्सेप्ट पता था आपको? तो तब तक इतनी एजुकेशन नहीं थी, एप्स नहीं थी, बट मेरे को आइडिया था ये सब चीज का। ओके। तो मैं क्या करा, मैंने क्या किया, मैंने एक पूरा प्लान बनाया अपना कि मैं कैसे 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 अचीव करूंगा। फिर कुछ फंड मैनेजर्स मेरे दोस्त थे कि मैं फाइनेंस के फील्ड में था, तो सबसे बात करी कैसे कर सकते हैं, उन्होंने आइडियाज दिए, सब किया। और फिर मैंने एक जर्नी प्लान की कि 40 की उम्र में ये नंबर होगा तो मैं आउट हो जाऊंगा। वाह। ठीक है। अब क्या हुआ, वो नंबर लाने के लिए बीच में कोविड आ गया। कोविड से 3-4 साल पहले स्टॉक मार्केट्स ने रिटर्न ही नहीं दिए। मेरे को लगा यार ये 40 में तो अपन रिटायर नहीं कर पाएंगे, ये जाएगा 45 के आसपास। अच्छा। बट आई वाज ओके विद इट, वरना ठीक है 40 नहीं होगा 45 हो जाएगा, क्या सारा क्या होगा। तो बट देन 2020 से जो वेव आई 2024 तक, वो बहुत अच्छी बुल रन रही। निफ्टी हैज गॉन ऑलमोस्ट 3 times up। तो मैंने बोला यार ये मतलब उसमें मेरे जो कवर करना था जर्नी वो कवर हो गई। तो देन आई जो 40 में अचीव करना था वो वैसे 38-39 में हो गया। तो बोला चलो दुकान बढ़ाते हैं आगे। वाह। मतलब सी द ओनली थिंग आई एम थिंकिंग हियर इज कि जो आपका माइंडसेट रहा एट द एज ऑफ 28-29, है ना, जो लोगों का फोकस शायद अलग जगह पे रहता बिल्कुल होता है, बिल्कुल। दैट फोकस इज वेरी क्लियर। देखिए मैं मेरे फ्रेंड्स ना, सो व्हेन आई कुड अफोर्ड अ मर्सिडीज आई ड्रोव अ होंडा सिटी। ठीक है। व्हेन पीपल माय फ्रेंड्स कुड अफोर्ड अ होंडा सिटी दे ड्रोव अ मर्सिडीज। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी तनख्वाह जब बढ़ी ना लग्जरी खरीदी। हाँ। और मैंने अपना समय खरीदा। आज वो 5-6 लाख रुपए महीना के तनख्वाह होने के बावजूद भी 20,000 की एसआईपी नहीं कर पाते। और मैं जब लास्ट कॉर्पोरेट में था तब मैं 3-3-3.5 लाख रुपए की एसआईपी करता था महीने की। तो क्यों कर पाता था? क्योंकि एक तो ऑब्वियसली एक्टिव इनकम बढ़ाई, उस पर बहुत फोकस रखा, बट दूसरा ये क्लियर था कि मुझे लग्जरी नहीं खरीदनी है, मुझे मेरा टाइम खरीदना है, क्योंकि वो मेरी सबसे बड़ी लग्जरी है, फाइनाइट रिसोर्स है। और मुझे लग्जरी का पता है, लग्जरी तब तक अच्छी लगती है जिस दिन तक वो आपके हाथ में नहीं होती। जिस दिन लग्जरी आपके हाथ में होती है ना, उस दिन वो आम बन जाती है। एक लुई वुइटन की बेल्ट है 2 लाख रुपए की। हाँ। आप देखते रहोगे, शोरूम में जाओगे, वो शोरूम में इस तरह से प्लेस्ड होगी, लाइटें मारी होंगी, एस्पिरेशन होगी। जिस दिन आ गई उसके बाद आप 365 में से एक दिन पहनोगे, 200% राइट। ठीक है। तो मैं ये करता हूँ ना, क्योंकि मैं तो अपनी क्लास में सब एक्सरसाइज करवाता हूँ लोगों को रियलाइजेशन के लिए। हाँ। कि जाओ एक काम करो, जो चीज 1 साल से नहीं छुई है उसको पता करो कितना है,
तो वो बताते हैं सर 80% सामान तो ऐसा जो हमने एक साल से छुआ ही नहीं, तो मतलब उसकी जरूरत क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी यू विल टच इट अगेन इफ यू हैव नॉट टच्ड फॉर 1 year, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी यू विल टच इट अगेन. तो अगर वो नहीं टच करना तो लिया क्यों था एट द फर्स्ट प्लेस, और उसकी वजह से अपना डिले क्यों कर दिया रिटायरमेंट या फिर इंडिपेंडेंस. मतलब इंडिपेंडेंस से तो ऊपर कुछ है नहीं ना, इंडिपेंडेंस से ऊपर कुछ ही नहीं है इस दुनिया में. देयर इज नो वैल्यू टू एनीथिंग अबव इंडिपेंडेंस. तो पॉइंट ये था कि बहुत क्लियर था मैं कि मेरे को 40 से 40 तक आउट होना है इस रैट रेस से. देन आई डू व्हाट आई वांट टू डू एंड आई एम डूइंग व्हाट आई वांटेड टू डू. मैं हमेशा टीचर बनना चाहता था, मैं बन गया टीचर, क्रिएटर, कंसल्टेंट, कोच, मतलब दैट कैटेगरी तो था मेरे को, तो बन गया. कंटेंट क्रिएशन में गॉड वाज काइंड, अच्छे से जंप हो गया, वो चल गया. आई हैव अ सोशल मीडिया फैमिली ऑफ मोर देन 8 लाख फॉलोअर्स अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स. तो दैट वाज अ गुड जर्नी टू लिव, दैट्स अ बेटर जर्नी टू लिव, बेटर जर्नी टू लिव. तो ये है. तो अभी भी क्या आपकी इन्वेस्टमेंट वाली जर्नी चल रही है? जो आप SIPs पहले करते थे, क्या आप उसे अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं? बिल्कुल करता हूँ. मतलब उसको नहीं छोड़ता. वहाँ आप बहुत प्राण जाए पर SIP ना जाए वाला हिसाब. अच्छा, प्राण जाए वाला हिसाब. तो वाला हिसाब. वेरी गुड. तो ये तो मतलब जो आज के एपिसोड से, जो अभी तक के जो हमारा हाफ एपिसोड हुआ, इससे जो लर्निंग है, एक तो प्राण जाए पर SIP ना जाए जी, है ना. दूसरा पढ़ते रहो, है ना. देखिए आपके पास यू हैव टू कंपाउंड. हाँ, व्हाट इज कंपाउंडिंग? यू हैव टू कीप ऑन बीइंग एट इट, राइट. ठीक है. आप कंपाउंड कब करते हो? जब आप अपने प्रोसेस को छोड़ दोगे तो आपकी कंपाउंडिंग बंद हो जाती है. देखिए वो कहते हैं ना, एक हैबिट को फॉर्म करने में 21 दिन लगते हैं. हाँ, और तोड़ने में 1 दिन लगता है. हाँ. आप 21 दिन तक रोज जिम जा रहे थे, आप 1 दिन मत जाओ, वो 21 दिन वापस लाने पड़ेंगे आपको. दैट्स द थिंग. आप 21 दिन क्या कहते हैं, अपना पढ़ाई करो, कोई हर रात को तय करो मैं 10 पेज पढ़ के सोऊंगा, 20 पेज पढ़ के सोऊंगा. 2 दिन मत करो, देखो फिर क्या होता है, मन ही नहीं करेगा, आलस आ जाएगा. हाँ, मन ही नहीं करेगा. सो इसी तरह जैसे हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं ना, हम फाइनेंशियली भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. बाद में कर लेंगे, बाद में इन्वेस्ट कर लेंगे, बाद में इन्वेस्ट कर लेंगे. राइट. तो फाइनेंशियल प्रोक्रेस्टिनेशन करने वाले कभी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की थॉट नहीं रख सकते. सिंपल बात है. तो बहुत क्लियर है, यू हैव टू कंपाउंड एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग. यू हैव टू कंपाउंड योर एजुकेशन, यू हैव टू कंपाउंड योर करियर, एंड देन यू हैव टू कंपाउंड योर मनी सो दैट यू कैन बाय योर इंडिपेंडेंस. तो बस ये थीसिस रखी थी और उसी को फॉलो कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं. बहुत सही. ये बहुत लर्निंग वाला पार्ट था.